जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। सो साथियों, आज का सेशन स्टार्ट हो चुका है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और जिन भी साथियों ने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। दोस्तों, आपको क्या करना है, सर्च करना है यूट्यूब पर नहीं, ऐप प्ले स्टोर पर आपको सर्च करना है दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, और आप सर्च करते हैं सेल्फ स्टडी क्लासेस तो आपको मिल जाता है ऐप। और दोस्तों, एक बड़ा ऑफर आया है जो कि अभी तक का सबसे बड़ा ऑफर है। ये मात्र 3 दिन के लिए आपके लिए ऑफर आया है, जो आपका हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स है, हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण का, जिसमें टॉपिक वाइज टेस्ट रहते हैं, विस्तृत अध्ययन रहता है, ट्रिकी वीडियो रहता है, लाइव क्लासें रहती हैं, डाउट्स क्लियरिंग रहता है, सारी चीजें रहती हैं। इस कोर्स का प्राइस मात्र 3 दिन के लिए दोस्तों 1000 रुपए। ठीक है, तो इस कोर्स को आप परचेस कर सकते हैं 1000 रुपए में। और इसकी जो टेस्ट सीरीज है, हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज 3000 प्रश्नों की 400 रुपए में। ये दोस्तों बड़ा ऑफर है, अभी तक का सबसे बड़ा ऑफर। अभी तक दोस्तों 1500, 1200, 1100 ये इसके ऑफर आते थे, लेकिन एक बड़ा ऑफर आपके लिए आया है। अगर आप सुपर टेट, जूनियर टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप मास्टर कैडर की कर रहे हैं, यूकेएलटी, जीआईसी, पीजीटी, टीजीटी, ये किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट है हिंदी साहित्य, तो दोस्तों इस कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। आपके लिए बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला है। तो जिन भी साथियों को लेना है वो आज ही सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें और दोस्तों लग जाएं अपनी तैयारी में। और दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले, आज जो अपना नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, उस चैप्टर का नाम है रीतिकाल। रीतिकाल को अब हम पढ़ने वाले हैं। तो जिन भी साथियों ने रीतिकाल पहले पढ़ा है वो तैयार हो जाए पढ़ने के लिए और बताने के लिए। ठीक है, तो आज का जो आपका पहला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था? किस कवि को कहा था, ये उत्तर बताना है आपके पास। 4 विकल्प हैं, भूषण, केशवदास, है ना, देव और पद्माकर। तो किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? ये क्वेश्चन भी आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था, इसका उत्तर हमें बताना है। और उत्तर आपका बिल्कुल सही बताया है सभी लोगों ने। बोले सर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अगर बात करते हो तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत, है ना, कठिन काव्य का प्रेत कहा था। यह भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, और कठिन गद्य का प्रेत कहा जाता है अज्ञेय को, यह भी याद रख लेना। और केशवदास के बारे में आप जानते हैं दोस्तों कि केशवदास को नगेंद्र ने, डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। और अगर नॉर्मली भी पूछा जाता है कि रीतिकाल का प्रवर्तक कौन है तो आपको उत्तर केशवदास टिक करना है। और अगर पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है तो आपको लगाना है दोस्तों चिंतामणि। ठीक है, चिंतामणि जो है ये रीतिकाल के प्रवर्तक माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इनको अपन याद रखेंगे। ठीक है, देव, पद्माकर, भूषण, ये सभी रीतिकालीन कवि हैं, इनको आपको याद रख लेना। ठीक है, और दोस्तों स्टार्ट हो चुका है सेशन, सभी लोग जुड़े रहें। जिनको भी एडमिशन लेना है वो एडमिशन जरूर लेंगे, है ना, सभी को लेना है। संस्कृत का ऑफर नहीं है, संस्कृत 359 रुपए का है, टीजीटी वाला संस्कृत। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए है दोस्तों, भूषण रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? भूषण रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं, ये आपको बताना है। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत तो कहा जाता है ना। केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि केशव को कभी हृदय नहीं मिला था। रामचंद्रिका इनकी जो रचना है दोस्तों, ये रामचंद्रिका के लिए छंदों का अजायब घर कहा जाता है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, रतन बाबनी, वीरसिंह देवचरित, छंदमाला, जहांगीर जस चंद्रिका, ये सभी केशवदास की रचनाएं मानी जाती हैं। और आपको बताना है उत्तर, यहां पर भूषण रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं, इसका उत्तर प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर आपको चयन करना है। तो भूषण रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं, इसका सभी लोग आंसर चयन करेंगे। उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर आपको बताना है। और 2 का आपका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रीतिबद्ध काव्यधारा। रीतिबद्ध यानी कि आपका जो 1 नंबर है वो बिल्कुल सही है।
रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त काव्यधारा आचार्य विश्वनाथ ने दोस्तों रीति काल को 3 काव्यधाराओं में बांटा था। किसने? आचार्य विश्वनाथ ने। और वो 3 धाराएं कौन कौन सी थी? एक तो रीतिबद्ध काव्यधारा थी, एक रीति मुक्त काव्यधारा थी, एक रीतिबद्ध काव्यधारा थी। ठीक है, इनको आपको याद रख लेना। रीतिकालीन साहित्य को प्रवृत्ति के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। इनको आपको याद रख लेना। ठीक है, इस काल के दोस्तों मतीराम, शिवराज भूषण, ये शिवराज भूषण भूषण की रचना है, शिवा बाबनी, ठीक है, छत्रसाल दशक, ये रचनाओं को आपको याद रख लेना है। बाकी घनानंद, आलम, बोधा, ये दोस्तों आपको पता है कि ये रीति मुक्त काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, कालिदास हजारा की रचना की है तो किसने की है? कालिदास हजारा की रचना आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर आप चयन करना है। सभी लोग बताएंगे, भारतुंद ने की, घनानंद ने की, चिंतामणि या फिर कालिदास ने। बताइए, कालिदास हजारा की रचना किसने की है? कालिदास हजारा यानी कि प्रश्न क्रमांक 3। और कालिदास हजारा का आपसे पूछा गया तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? कालिदास हजारा के रचनाकार। अब कालिदास यहां पर आया है तो उत्तर में भी आपका कालिदास चला जाएगा, है ना? तो उत्तर क्या हो जाता है आपका? कालिदास हजारा की रचनाकार कालिदास। कौन माने जाते हैं? कालिदास, है ना? यानी कि इसकी रचना किसने की? कालिदास ने की है। कालिदास हजारा, ठीक है, बार वधु विनोद, जंजीरा बंद और राधा माधव बुद्ध मिलन, है ना? ठीक है, इनको आपको याद रख लेना। ये सारी की सारी जो है दोस्तों ये मुक्तक काव्य ग्रंथ रीतिकालीन कवि कालिदास त्रिवेदी द्वारा रचित माने जाते हैं, है ना? ये सभी रचनाएं अपन को याद रख लेना है। बाकी कवि कुल कल्पतरु है, रस विलास है, काव्य विवेक है, श्रृंगार मंजरी है, काव्य प्रकाश है, ठीक है, ये सभी चिंतामणि की रचनाएं मानी जाती हैं। ठीक है, और चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक किसने माना? तो घनानंद मानते, अपने रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि को। अगला क्वेश्चन है, सुजान सागर के लेखक कौन माने जाते हैं? सुजान सागर और सुजान चरित, ये 2 रचनाएं पूछी जाती हैं। सुजान चरित सूदन कवि की मानी जाती है, लेकिन सुजान सागर के लेखक जो माना है, जो आपको बताना है वो कौन है? घनानंद, बोधा, ठाकुर या फिर आलम। सुजान सागर के रचनाकार कौन माने जाते हैं? इसका उत्तर आपको चयन करना है। प्रश्न क्रमांक 4 है, 4 का राइट आंसर आपको बताना है। सभी लोग आंसर बताएंगे। उत्तर क्या हो जाएगा? यहां पर सुजान सागर के लेखक का नाम बताना है और उत्तर आपका हो जाएगा घनानंद। घनानंद यानी कि आपका राइट आंसर ये नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के कवि थे, ये भी आपको पता होनी चाहिए। और सुजान सागर रीति काल की रीति मुक्त काव्यधारा के सर्व प्रमुख कवि तथा रस की साक्षात मूर्ति घनानंद की रचना मानी जाती है, ये याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, विरह लीला, कोकसार, रस केली वल्ली, कृपा कांड घनानंद की अन्य रचनाएं मानी जाती। कौन कौन सी? एक तो विरह लीला, दूसरी कोकसार, तीसरी रस केली वल्ली, कृपा कांड, ये मानी जाती है। ठीक है, इनको याद रख लेना है। बाकी दोस्तों आलम कवि की रचनाओं की अगर बात करें तो माधवानल कामकंदला आपसे पूछा जाता है कि ये किसकी रचना है? तो माधवानल कामकंदला और आलम केली, ये दोस्तों आलम के ग्रंथ माने जाते हैं, इनको अपन को याद रख लेना है। और अगला क्वेश्चन है कि बिहारी सस्सई पर फिरंगे सस्सई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई, जिसके टीकाकार कौन माने जाते हैं? इसका उत्तर आपको बताना है। और एक चीज और याद रखना है, ब्रह बारिश तथा इश्क नामा, ये बोधा की रचनाएं मानी जाती। ब्रह बारिश, ब्रह की इतनी बारिश हुई कि इश्क में नाम पड़ गया बोधा। ब्रह की इतनी बारिश हुई कि इश्क में नाम पड़ गया बोधा, बोधा नाम पड़ गया, तो ये बोधा की रचनाएं मानी जाती हैं, ये आपको याद रख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बताना, चयन करना है कि बिहारी सस्सई पर फिरंगे सस्सई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई, जिसके टीकाकार कौन माने जाते हैं? इसका उत्तर आपको सभी को चयन करना है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। जिन भी साथियों ने अभी कोर्स में एडमिशन नहीं लिया है उनके लिए बड़ा ऑफर है, मात्र 1000 रुपए में दोस्तों आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। सबसे बड़ा, अभी तक का सबसे बड़ा ऑफर है,
मात्र 3 दिन के लिए ऑफर है ना, 5 मार्च तक ये ऑफर है। हिंदी साहित्य की 3000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज मात्र 400 में एडमिशन ले सकते हो उसमें। तो जिन भी साथियों को अध्ययन करना है और दोस्तों टेस्ट सीरीज परचेस करना है तो बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिहारी सस्सई पर फरंगे सस्सई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी है, तो वो लिखी है किसने? आनंदलाल। किसने? आनंदलाल शर्मा ने। आनंदलाल शर्मा ने लिखी है और उत्तर चला जाता है आपका बी की तरफ। ठीक है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है यहां पर। अब थोड़ा सा और बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे आते हैं। यहां पर देखना है कि दोस्तों फरंगे सस्सई नामक जो टीका लिखी है वो किसने लिखी है? आनंदलाल शर्मा ने। फरंगे सस्सई, बिहारी सस्सई में 713 दोहे मिलते हैं दोस्तों, सारा 713 दोहे, और कहीं कहीं 719 दोहा भी आपको देखने को मिलते हैं। कई विद्वानों ने 719 माने हैं और कई विद्वानों ने माने हैं 713, है ना। ये भी याद रख लेना, बिहारी रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। और अगला क्वेश्चन जो आपको बताना है कि अष्टयाम किसकी रचना है। यहां पर 4 विकल्प हैं और यहां पर अष्टयाम के रचनाकार बताना है। तो इस विकल्प अनुसार उत्तर आपको चयन करना है, क्योंकि अष्टयाम बहुत सारे दोस्तों विद्वानों ने, बहुत सारे लेखकों ने इसकी रचना की है अष्टयाम की। लेकिन यहां अष्टयाम जो आपको दिया है वो अष्टयाम दोस्तों देव कवि की रचना है। किसकी है? देव कवि की। ठीक है, यानी कि उत्तर आपका क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर बी। अष्टयाम भाव विलास, प्रेम तरंग, कुशल विलास, जाति विलास, रस विलास, प्रेम चंद्रिका, सुजान विनोद, काव्य रसायन, शब्द रसायन, ना देव शतक, देव माया प्रपंच, ये रीतिकालीन कवि देव की रचना है। अब आपसे पूछा जाता है दोस्तों कि भाव विलास किसकी रचना है ना, प्रेम तरंग के लेखक कौन है, तो ये सभी किसकी हैं? देव कवि की रचना है। ठीक है, जगत विनोद ये दोस्तों पद्माभरण की मानी जाती है। पद्माभरण और हिम्मत बहादुर बिरदावली, गंगा लहरी और ये पद्माकर की मानी जाती है, पद्माकर की, है ना। कौन कौन सी? जगत विनोद, पद्माभरण, हिम्मत बहादुर बिरदावली, ठीक है, गंगा लहरी और दोस्तों ये बिरदावली, ये रचनाएं मानी जाती हैं किसकी? पद्माकर की। आपसे पूछा जाता है गंगा लहरी के रचनाकार कौन है, तो आप बता देते हो पद्माकर, है ना। और दोस्तों शिवा बाबनी, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, ये भूषण की रचनाएं मानी जाती हैं। कवित्र रत्नाकर एवं काव्य कल्पद्रुम, ये किसकी रचना है? तो ये सेनापति की रचना है। इनको अपन याद कर लेंगे रतन जी। ठीक है, भूषण को आपको बताना है, भूषण कवि को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी, तो यहां पर विकल्पानुसार आंसर आपको बताना है। किसने दी थी? भूषण की उपाधि किसने दी थी? इनकी दोस्तों भूषण उपाधि थी। कई विद्वान इनका मूल नाम मानते थे क्या? घनश्याम। इनका घनश्याम मानते थे। और कई विद्वान इनका मानते थे क्या? मनीराम। कई विद्वानों ने इनका मूल नाम माना है मनीराम और कुछ विद्वान इनका मूल नाम मानते घनश्याम, है ना। लेकिन इन्हें भूषण की उपाधि जो दी थी वो दी थी सोलंकी राजा रुद्रशाह ने। ठीक है, तो उत्तर आपका कहां चला जाता है? सी की तरफ। ठीक है, रीतिकालीन कवि भूषण को कवि भूषण की उपाधि चित्रकूट के राजा रुद्रशाह सोलंकी ने प्रदान की थी। और कानपुर के समीप त्रिबापुर नामक स्थान में जन्मे रत्नाकर त्रिपाठी के पुत्र भूषण रीतिकाल के 2 प्रसिद्ध कवियों मतिराम एवं चिंतामणि के सगे भाई थे। ये भी याद रख लेना आपको। ठीक है, और इनकी रचनाएं तो आपको पता ही है, शिवराज भूषण, शिवा बाबनी, है ना। ये रचनाएं आपसे पूछी जाती हैं दोस्तों। शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का वर्णन किया गया है, 105 अलंकार। ठीक है, ये लक्षण ग्रंथ माना जाता है, अलंकार ग्रंथ माना जाता है शिवराज भूषण इनका। किसका? ठीक है, बिल्कुल 1 साल के लिए रहेगा मुकुंद जी कोर्स। तो गंगा लहरी किसकी रचना है बताइए? गंगा लहरी, गंगा लहरी के रचनाकार कौन माने जाते हैं? मतिराम, पद्माकर, बोधा, ठाकुर। बताइए गंगा लहरी के रचनाकार कौन है? अभी अपन ने पढ़ा था और उत्तर आपका सही चला जाता है कि गंगा लहरी पद्माकर। गंगा लहरी के रचनाकार पद्माकर। ठीक है, पद्माकर आपका
बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। गंगा लहरी की रचनाकार पद्माकर माने जाते हैं। राइट आंसर बी। नवरसों तथा अलंकारों का सफल निरूपण करने वाले रीतिकालीन कवि पद्माकर, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, जगत विनोद, पद्म भूषण, है ना, बिरदावली, ये सभी इनकी रचनाएं मानी जाती हैं दोस्तों। जबकि मतीराम की रचनाओं की अगर बात करें तो मतीराम की रचना कौन सी है? ललित ललाम इनकी रचना है, रसराज इनकी रचना है ना, साहित्य सार सत्सई इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। तो इनको आपको याद रख लेना है। और ठाकुर की रचनाओं में अपन देखें तो ठाकुर ठसक, ठाकुर ठसक ठाकुर की रचना है, ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक भी इनकी रचना है ना, ये भी याद रख लेना। और ब्रह बारिश और इसके नामा के रचनाकार कौन है? बोधा कवि हैं। बोधा। बोले सर ब्रह की इतनी बारिश हुई, ब्रह की इतनी बारिश हुई कि इश्क में नाम पड़ गया बोधा। ब्रह की इतनी बारिश हुई कि इश्क में नाम पड़ गया बोधा। अगला क्वेश्चन, ब्रह बारिश किसकी रचना है? दोस्तों जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है तो बढ़िया ऑफर है, अभी नहीं तो कभी नहीं। ऐसा ऑफर आपके लिए बार बार नहीं आएगा, है ना। बढ़िया ऑफर है। ब्रह बारिश किसकी रचना है ये आपको बताना है। तो बोले सर अभी तो ऊपर आपने बताया ब्रह बारिश रचना बोधा की है, ठीक है। तो ये ब्रह बारिश बोधा की रचना है। बने रहना है लगातार कंटिन्यू, ये सारी रचनाएं आपको बार बार जब अपन पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगी, ठीक है। इसके नामा रीति मुक्त काव्यधारा के दोस्तों ब्रह बारिश एवं इसके नामा रीति मुक्त काव्यधारा के कवि बोधा की रचनाएं मानी जाती है, बोधा, ठीक है। बाकी दोस्तों आलम ने श्याम सनेही, आलम के लिए, माधवानल, कामकंदला, ये रचनाएं इन्होंने की थी। तो इनको आपको याद रख लेना, ठीक है। अब आगे और भी प्रश्न हैं, उनको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? भाषा भूषण, भाषा भूषण के रचनाकार कौन माने जाते हैं? जसवंत सिंह, भूषण, मतीराम या फिर चिंतामणि? ये रचना कई बार पूछी गई दोस्तों। भाषा भूषण के रचनाकार कौन माने जाते हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। और उत्तर आपका भाषा भूषण की रचनाकार अगर आपसे पूछा गया है तो उत्तर आपका है जसवंत सिंह। जसवंत सिंह भाषा भूषण। बोले भाषा के भूषण तेरा जस होगा, तेरा जस होगा भाषा भूषण, है ना। तो ये जसवंत सिंह की रचना है, कई बार पूछी जाती है, इसलिए याद रख लेना, ठीक है। भाषा भूषण, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांतकार, अनुभव प्रकाश, अप्रोक्ष सिद्धांत, स्फुट छंद तथा प्रबोध चंद्रोदय नाटक के रचनाकार रीतिकालीन कवि जसवंत सिंह माने जाती है। प्रबोध चंद्रोदय भी कई बार पूछा गया ये नाटक, है ना। इसके रचनाकार कौन है? जसवंत सिंह। तो भाषा भूषण एक कई बार पूछी गई है रचना, है ना। आनंद विलास भी पूछी जाती है, आनंद विलास के रचनाकार कौन है? तो आनंद विलास के रचनाकार हैं जसवंत सिंह, ठीक है। इनको अपन को याद रख लेना है दोस्तों। ये जसवंत सिंह की रचना है। जाति विलास के रचयिता कौन है? जाति विलास के रचयिता बताना है आपको। बाकी दोस्तों आपको पता है कि ये शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, अलंकार प्रकाश, चंदो हृदय प्रकाश भूषण की ये अन्य रचनाएं मानी जाती हैं। इनको भी अपन को याद रख लेना, ठीक है। ये सारी रचनाएं हैं चिंतामणि, भूषण, मतीराम, इनकी तो याद रखनी ही है। जाति विलास के रचनाकार बताना है। बोले सर देव, जाति देव, कौन सी जाति देव? जाति देव। तो जाति विलास देव, भगवान से बोलना। बोले भगवान जाति देव, जाति देव, ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो अपन को भाग्य से मिलती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनके लिए कर्म करना पड़ता है ना। आपको पता है आपके लिए मां, आपके लिए परिवार आपके भाग्य से मिला है। आप मां का सिलेक्शन नहीं कर सकते कि नहीं हम तो इस मां के यहां पैदा होंगे, ऐसा होता क्या, है ना। ये कैसे मिला है आपको? भाग्य से मिला है ना। तो भाग्य और पुरुषार्थ दोनों चीजें दोस्तों महत्वपूर्ण है, दोनों ही चीजें, ठीक है। तो यहां पर अगला क्वेश्चन है जाति विलास, भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, है ना, काव्य रसायन, प्रेम तरंग, प्रेम चंद्रिका, प्रेम दीपिका, ये देव की कवि देवरथ की रचनाएं मानी जाती हैं, देव की, है ना। ये याद रख लेना है। जाति विलास, भाव विलास, भवानी विलास, विलास विलास आ गए,
कुशल विलास, रस विलास, ये विलास आ गए देव के विलास, है ना। काव्य रसायन, प्रेम तरंग, प्रेम चंद्रिका, प्रेम दीपिका, ये देव कवि की रचनाएं मानी जाती हैं, जिनको अपन को याद रख लेना है, देव कवि को, ठीक है। किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है, बताइए सभी लोग, किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? रामचरितमानस, चंद छंद वर्णन की महिमा, पृथ्वीराज रासो, या फिर रामचंद्रिका। किस छंद को, किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? और उसे दोस्तों रामस्वरूप चतुर्वेदी ने छंदों का अजायब घर कहा है। तो यहां पर आपका जो बिल्कुल सही आंसर होगा कि सर छंदों का अजायब घर कहा जाता है किसे? रामचंद्रिका को, है ना, रामचंद्रिका को, यानी कि उत्तर सी नंबर। और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इसे छंदों का अजायब घर कहा है, किसे? रामचंद्रिका को। ये भक्तिकालीन रचना मानी जाती है और इसके रचनाकार कौन है दोस्तों? रामचंद्रिका के केशवदास। कौन माने जाते हैं? केशवदास, ठीक है, ये याद रख लेना है आपको। और केशवदास की जब बात आई है तो केशवदास की भी आपको याद होनी चाहिए कि सर इनकी रचनाओं में रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाला, विज्ञान गीता, है ना, और दोस्तों जहांगीर जस चंद्रिका, ये केशवदास की रचनाएं हैं। केशवदास रीति काल के प्रवर्तक माने जाते हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और दोस्तों ये याद रख लेना कि केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है केशवदास, केशवदास को। और केशवदास में कवि हृदय नहीं था, ये किसने कहा था? बोले सर ये कहा था केशव में कवि हृदय नहीं, केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, ये मिला था, ये कहा था दोस्तों रामचंद्र शुक्ल ने कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, है ना। ये भी आपको याद रख लेना। सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नैन, सीख लीनो जस ओ प्रताप को कहानी है। ये पंक्तियां किस कवि की मानी जाती हैं? प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर आपको चयन करना है। सीख लीनो मीन मृग, और ठीक है, मीन मृग खंजन कमल नैन, सीख लीनो जस और प्रताप को कहानी है। ये पंक्तियां किसकी मानी जाती हैं? ये पंक्तियां आपको बतानी है। ये पंक्तियां मानी जाती है दोस्तों सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नैन, ये मानी जाती हैं ठाकुर की, है ना, ठाकुर कवि की मानी जाती हैं। और सीख लेनी मतलब ठाकुर, एक नंबर आपका उत्कर्ष जी बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। इनकी सी बुद्धि, इनकी सी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में कोई और कवि समर्थ नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल ने किस कवि के बारे में ये टिप्पणी लिखी है सरोज जी? बताइए। इनकी सी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ, ये आपको बताना है। कठिन गद्य का प्रेत अज्ञेय को, कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को, है ना। इनकी सी विशुद्ध सरस, इनकी सी विशुद्ध सरस कुरैशी जी, तो वो कौन से कवि हैं? आचार्य शुक्ल ने कहा है इनके बारे में, बढ़िया कथन इन्होंने कहा है कि इनकी सी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ है, ये बताना है कि ये टिप्पणी की है तो किसने की है? उत्तर चला जाता है घनानंद, है ना। ये टिप्पणी तो की है किसने? शुक्ल ने, लेकिन किसके बारे में? तो वो की है घनानंद के बारे में। रीति मुक्त धारा के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं कौन? घनानंद। प्रेम का पीर कहा जाता है किसे? घनानंद को। तो उत्तर चला जाता है आपका सी की तरफ, सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। और अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि नैन नचाई कहां हो। रीति मुक्त के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। रीति मुक्त काव्यधारा के श्रृंगारी कवि घनानंद के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि इनकी सी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। 1689 में कायस्थ परिवार में जन्मे घनानंद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के यहां मीर मुंशी थे। घनानंद के सुजान सागरत, लोकसार, ब्रह लीला, कृपा कांड तथा रस केली बल्ली नामक ग्रंथों की इन्होंने रचना की है। किसने? घनानंद ने, घनानंद ने की है। अगला क्वेश्चन, नैन नचाई कहायु मुस्काई, लला फिर अयो खेलन होरी, पंक्ति किसकी है?
बताइए। नैन नचाई कहयो मुस्काई, लला फिर अयो खेलन होली। अब खेलन होली आओगे तो कैसे आओगे? बोले सर हम पद्मों से आएंगे, पदम से चलकर आएंगे खेलन होली, है ना। पदम से चलकर अयो खेलन होली, ठीक है। तो पदम से चलकर अयो, तो पदमाकर सही हो जाएगा। पदम से चलकर अयो खेलन होली, पदमाकर यानी सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी लोग लाइक जरूर कर देना। नैन नचाई कहयो मुस्काई, लला फिर अयो खेलन होली, ये पदमाकर जी की मानी जाती है ना। और दोस्तों बांदा में जन्म पदमाकर ने हिम्मत बहादुर बिरदावली, प्रताप शाही बिरदावली, कली 25, जगत विनोद, पद्मा भरण, प्रबोध 50। कई बार पूछा गया प्रबोध 50 के रचनाकार कौन है, तो आपको बताना है पद्माकर। प्रबोध 50 पद्माकर, पद्मा भरण, जगत विनोद कई बार पूछी गई रचना, ठीक है। हिम्मत बहादुर बिरदावली पूछी गई, प्रताप शाही बिरदावली, इन रचनाओं को याद रख लेना। और पद्माकर की गंगा, बोले गंगा, गंगा को पद्मा, गंगा की पद्मा, ऐसे भी याद रख लेंगे। रीति काल की रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं तो कौन है? प्रश्न क्रमांक 16। और रीति सिद्ध काव्यधारा में सभी लोगों ने उत्तर बिल्कुल सही बताया कि सर रीतिकालीन रीति सिद्ध काव्यधारा के जो कवि है वो बिहारी हैं। ये कितने एग्जामों में पूछा गया दोस्तों? अभी तक कई एग्जामों में पूछा गया बिहारी के बारे में। काव्य रीति के आधार पर हिंदी साहित्य के रीति काल को 3 भागों में बांटा गया था दोस्तों, है ना। रीति सिद्ध, रीति मुक्त और दोस्तों रीतिबद्ध। तो रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि बिहारी ने अपनी एकमात्र रचना बिहारी सत्सई में रीति का पूरा उपयोग, ठीक है, इसको याद रख लेना है ना। और केशव भिखारीदास, चिंतामणि, मतीराम, देव रसरीन, ग्वाल आदि रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि माने जाती है, ठीक है। इनको आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन, रीतिबद्ध काव्यधारा रीतिबद्ध उन्हें कहते हैं जिन्होंने दोस्तों लक्षण ग्रंथ लिखे, जिन्होंने दोस्तों काव्य शास्त्र के आधार पर ग्रंथ लिखे। अपन काव्य शास्त्र जब पढ़ते हैं तो काव्य शास्त्र में अपन देखते हैं कि दोस्तों हिंदी में अगर काव्य शास्त्र की बात होती है तो हिंदी में काव्य शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है कौन सा? कृपाराम का हित तरंगिणी। हिंदी में, है ना, हिंदी में काव्य शास्त्र का प्रथम ग्रंथ कृपाराम का हित तरंगिणी माना जाता है। और काव्य शास्त्र ग्रंथ लिखे गए काय में? रीति काल में। तो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ लिखने वाले जो आचार्य थे जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे, रीति की दोस्तों बिल्कुल भली भांति तरीके से प्रयोग किया, वो कौन से ग्रंथ थे? वो रीति काल के रीतिबद्ध काव्यधारा के ग्रंथ थे। और उन कवियों को रीतिबद्ध काव्यधारा का कवि कहा गया। भिखारीदास की रचना है तो कौन सी है? बोले सर काव्य का निर्णय, है ना। एक बार भिखारी बन जाओ तो काव्य का निर्णय जल्दी ले लेते, फिर भिखारी बन जाओ तो काव्य का निर्णय ले लेते। तो भिखारीदास की रचना है काव्य निर्णय। कौन सी रचना है? काव्य निर्णय। और विकल्प नंबर ए काव्य निर्णय का बिल्कुल सही हो जाएगा। रीति काल के सर्वांग निरूपक, सर्वांग विवेचक कवियों में आचार्य भिखारीदास का नाम अग्रणी माना जाता है। और भिखारीदास द्वारा रचित 7 ग्रंथ हैं काव्य निर्णय, रस सारांश, श्रृंगार निर्णय, है ना, छंदोर्णव पिंगल, शब्द नाम कोश, विष्णु पुराण भाषा एवं शतरंज सतिका, है ना, चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह माना जाता है, जो कि सबसे ये 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। ये भी आपको याद रख लेना है। कुरैशी जी, श्रीधर जी, बहुत बढ़िया। ये आपको बताना है चिंतामणि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध था वो 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। कितने भागों में? 4 भागों में, ठीक है, 4 भागों में। और चिंतामणि जो भाग 1 था वो पहले दोस्तों विचार बीथी नाम से प्रकाशित हुआ था, बाद में चिंतामणि भाग 1 के नाम से प्रकाशित हुआ था, है ना। अब यहां पर बताना है कि बहरस उदाहरण जो रीति काल में लिखे गए हैं, जितने की संपूर्ण साहित्य में नहीं लिखे गए, तो वो कौन सा रस है बताना है आपको। अपन ने पढ़ा था कि सर रीति काल में जो श्रृंगार की प्रधानता थी वो द्विवेदी युग में आते आते श्रृंगार कैसा पड़ गया? गौड़ पड़ गया। यानी कि श्रृंगारिकता दोस्तों समाप्त सी हो गई काव्यों में रीति काल तक आते आते, है ना। आपको पता है इतिवृत्तात्मक द्विवेदी युग की विशेषता मानी जाती थी वृत्तात्मकता, यानी कि वस्तु वर्णन, है ना। तो यहां पर वह रस उदाहरण
जो रीति काल में लिखे गए हैं, जितने की संपूर्ण साहित्य में नहीं लिखे गए, वो रस कौन सा है? तो वो रस है श्रृंगारक, यानी कि श्रृंगार प्रधान रस से दोस्तों ओत प्रोत रचनाएं रीति काल में रची गई। इसलिए रीति काल को विश्वनाथ ने, आचार्य विश्वनाथ ने श्रृंगार काल भी कहा है। किसने? विश्वनाथ ने। तो श्रृंगार प्रधान रचनाएं रीति काल में लिखी गई, इसलिए आचार्य विश्वनाथ ने रीति काल को क्या कह दिया? श्रृंगार काल कह दिया। इसके बारे में आपको याद रख लेना है इन चीजों को। तो श्रृंगार रस के उदाहरण जितनी अधिक मात्रा में रीति काल में लिखे गए, उतनी संपूर्ण साहित्य में नहीं लिखे गए। इस काल के कवि राजाओं और रईसों के आश्रय में रहते थे। मनोरंजन और कला विलास का वातावरण स्वाभाविक था। ऐसे वातावरण में लिखा गया साहित्य अधिकतर श्रृंगार मूलक, कला वैचित्र से युक्त था। इस काल में केशवदास, चिंतामणि आदि ये सभी माने जाते हैं। तो आपको यहां पर बताना है कि कौन सा कथन असत्य है, असत्य कथन बताना है कौन सा है। तो रीतिबद्ध काव्य धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है ना। और रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य सविता जी, बिल्कुल सभी लोग लाइक जरूर करेंगे। रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है ना। बिहारी रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं या केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं। तो इनमें से असत्य बताना है। अपन रीति काल को कितने अच्छे से पढ़ रहे, बढ़िया तरीके से पढ़ रहे। असत्य कथन रीति काल के बारे में आपको बताना है, कौन सा असत्य हो जाएगा। तो अपन ने देखा कि सर रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की, बिल्कुल सही है। लक्षण ग्रंथ लिखे इन्होंने। रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा गया, बिल्कुल सही है ना। बिहारी रीति सिद्ध धारा के कवि है, ये भी बिल्कुल सही है। तो उत्तर कौन सा गलत है? वो गलत है कौन सा? डी नंबर। केशव रीति मुक्त धारा के कवि, बोले सर केशव रीति मुक्त धारा के नहीं, ये तो बद्ध काव्य धारा के थे, रीतिबद्ध काव्य धारा के। ठीक है, आचार्य केशवदास रीति मुक्त काव्य धारा के कवि नहीं, बल्कि ये दोस्तों कैसे माने जाते हैं? ये अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं, रीति निरूपक आचार्य माने जाते हैं, रीतिबद्ध काव्य धारा के आचार्य माने जाते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का प्रवर्तक किससे माना? 20 का आंसर। रीति काल का प्रवर्तक आचार्य शुक्ल ने किससे मान लिया? केशवदास को, मतीराम को, चिंतामणि को या फिर बिहारी को? जल्दी से कमेंट में आपको लिखना है। और जिन भी साथियों ने अभी तक कोर्स में एडमिशन नहीं लिया है और जो पढ़ना चाहते हैं हिंदी साहित्य को ट्रिक से, हिंदी साहित्य को विस्तृत, हिंदी साहित्य में पढ़ करके अपना आकलन करना चाहते हैं टेस्ट लगा करके, तो वो सभी साथी मैं बता रहा हूं आपको एक बड़ा ऑफर आया है केवल दोस्तों 3 दिन के लिए। 3 दिन के लिए, यानी कि हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स प्लस हिंदी व्याकरण का उसी में कोर्स प्लस टॉपिक वाइज टेस्ट प्लस ट्रिकी वीडियो, है ना, प्लस लाइव क्लास, ये सारी चीजें आपको मात्र 1000 में। और कोर्स भी कितने साल तक वैलिड? 1 साल तक वैलिड। तो 1 साल तक आप दोस्तों 1000 में पढ़ सकते हैं, है ना। तो सभी लोग बिल्कुल बहुत अच्छे से इस कोर्स को एडमिशन ले, आज ही एडमिशन ले। 3 दिन के बाद एक जो आपके लिए ऑफर है ये खत्म हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना? तो उत्तर हो जाता है चिंतामणि, है ना। चिंतामणि को माना। दोस्तों रीति काल का प्रवर्तक केशवदास को न मानकर चिंतामणि को माना किसने? आचार्य शुक्ल ने। यह भी याद रखना, आचार्य शुक्ल ने रीति काल का प्रारंभ चिंतामणि कृत रस विलास से माना। काव्य विवेक, कवि कुल कल्पतरु, श्रृंगार मंजरी, छंद विचार, काव्य प्रकाश चिंतामणि की अन्य कृतियां मानी जाती हैं। ललित ललाम, वृत्त कुमोदी, अलंकार 50 आदि मतीराम की रचनाएं हैं, इनको भी याद रख लेना। और दोस्तों बिहारी सस्सई बिहारी की रचना है। रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, छंदमाला आदि ये केशवदास की रचनाएं मानी जाती। ठीक है, इन रचनाओं को आप जब बार बार पढ़ोगे ना तो ये याद हो जाएंगी, आपको अलग से रटने की जरूरत नहीं है। रीति काल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्न में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन कीजिए। रीति काल की विशेषताओं को सभी लोग बताएंगे, सभी को बताना है। गीता देवी जी, रीति काल में अलंकरण की प्रधानता है। रीति काल का प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है। रीति काल की प्रमुख भाषा। रीति काल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है। रीति काल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है। ये बताना है। सीमा जी बताइए उत्तर क्या हो जाएगा? रीति काल की एक विशेषता इनमें से गलत है, और वो गलत कौन सी है
इसका उत्तर अपन को चयन करना है, तो उत्तर बताना है। उत्तर बताना है पूजा जी, अभी लेने की जरूरत नहीं, एक बार ले लिया जिन्होंने, एक बार आपका 1 साल तक पूरा वैलिड रहेगा। बढ़िया तरीके से अध्ययन करिए, है ना। रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्न में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन कीजिए। और विशेषता का आपने चयन किया है कि सर रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है, ये सी नंबर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हुआ है, लेकिन दोस्तों वैसा नहीं हुआ है प्रकृति का आलंबन रूप में, ठीक है। तो सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। कवियों ने प्रकृति का चित्रण उद्दीपन तथा अलंकारिक रूपों में किया है। कौन कौन रूपों में? उद्दीपन रूप में किया है, अलंकारिक रूप में किया है, आलंबन रूप में प्रकृति का चित्रण रीतिकाल में नहीं हुआ, ठीक है। इसको याद रख लेना। कविता में अलंकरण की प्रधानता, मुक्त ब्रज भाषा का प्रयोग, लक्षण ग्रंथों की रचना, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, अलंकारों की प्रधानता, इनको भी आपको याद रख लेना, ठीक है। आलंबन रूप में पूछा गया, इसलिए उद्दीपन रूप में हुआ है, अलंकारिक रूप में हुआ है, आलंबन रूप में प्रकृति का वर्णन नहीं किया गया, ये आपको याद रख लेना, ठीक है। नहीं तो दोस्तों यहां पर आपको बताना है आचार्य भिखारी दास, आचार्य भिखारी दास के बारे में आपको यहां पर चयन करना है कि भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है। भिखारी दास कृत आपको बताना है, काव्य शास्त्रीय ग्रंथ बताएं कौन सा माना जाता है। प्रश्न क्रमांक आपका 22 है, बताइए, है ना। छायावाद में हुआ है, छायावाद में प्रकृति का मानवीकरण, है ना। प्रकृति का चितेरा कवि तो सुमित्रानंदन पंत को ही कहा जाता है ना। बताइए, तो आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है। काव्य शास्त्रीय ग्रंथ पूछा गया है, काव्य शास्त्रीय यानी कि लक्षण ग्रंथ। अपन ने दोस्तों काव्य शास्त्र पढ़ा था, काव्य शास्त्र में अपन ने क्या पढ़ा था कि सर काव्य शास्त्र का प्रथम जो ग्रंथ माना जाता है उसे हम क्या कहते हैं, नाट्य शास्त्र। और नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है, भरत मुनि, है ना। लेकिन अगर हम हिंदी में पढ़ते हैं तो हिंदी का प्रथम जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है वो माना जाता है हित तरंगिणी। और हित तरंगिणी के रचनाकार कौन है, कृपाराम। ये अपन ने पढ़े हैं दोस्तों, अपन जो लाइव क्लास पढ़ रहे हैं 5 बजे काव्य शास्त्र पढ़ रहे हैं, काव्य शास्त्र में आपको पता चला होगा कि जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ लिखे गए वो कब लिखे गए दोस्तों, अपने रीति काल में लिखे गए काव्य शास्त्रीय ग्रंथ यानी कि लक्षण ग्रंथ लिखे गए, है ना दोस्तों। आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है, तो सभी को पता है कि सर एक काव्य शास्त्रीय जो ग्रंथ है वो है काव्य निर्णय। कौन सा है, काव्य निर्णय, ठीक है। काव्य के सभी अंगों का निरूपण करने वाले रीतिकालीन कवि आचार्य भिखारी दास का प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंद प्रकाश, रस सारांश तथा छंदोरणाव दोस्तों ये माने जाते हैं भिखारी दास की रचनाएं, ठीक है। इनको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बताना है कि लोग है लागी कवित्त बनावत और मोहे तो मोरी, है ना, मोही तो मोरी कवित्त बनावत। बताइए अनुराग जी, आवाज नहीं आ रही है, बहुत बढ़िया, है ना। मोबाइल को ऑफ करो फिर से चालू करो। लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोही तो मेरे कवित्त बनावत के रचयिता कौन है, रचयिता बताना है। सुजान के चक्कर में थे कौन, घनानंद जी, और सुजान से इनको वियोग हो गया और इन्हें दोस्तों राज दरबार से निकाल दिया गया, है ना। और इन्होंने फिर रचनाएं चालू की और रचनाएं लिखने लगे घनानंद जी, है ना। लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोहि तो मेरे कवित्त बनावत। ये पंक्ति जो मानी जाती है ये घनानंद की मानी जाती है, घनानंद की। इनको याद रखेंगे दोस्तों, लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोहि तो मेरे कवित्त बनागत। इन पंक्तियों के रचयिता रीति मुक्त काव्यधारा के श्रृंगारी कवि घनानंद है। सुजान सागर, ब्रह लीला, है ना दोस्तों, कोकसार, कृपा कांड, रस केली बल्ली, ये सभी घनानंद की रचनाएं मानी जाती हैं। आलम भी रीति मुक्त के कवि, रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। आलम केली आलम की प्रमुख रचना है, इनको भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। और दोस्तों श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बत्तीसी, कवि कल्पद्रुम, श्रृंगार चालीसा द्विज देव की रचनाएं मानी जाती हैं। और द्विज देव को पता है रीति मुक्त और रीतिबद्ध दोनों काव्यधाराओं में रखा जाता है। किसको, अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा कौन सा कवि है जिसे दोनों काव्यधाराओं में रखा जाता है, द्विज देव हैं जिन्हें रीति मुक्त में भी और रीतिबद्ध में भी रखा जाता है, ठीक है। कवित्र रत्नाकर की रचनाकार कौन है, इसका उत्तर आपको कमेंट में लिखना है, क्योंकि आज का चैलेंज प्रश्न है आपके लिए।
सभी लोग एक बार लाइक जरूर कर देंगे। ये सेशन रोज रात्रि 9 बजे होता है। पेड क्लास वालों की, एडमिशन वालों क्लासों की 2 लाइव क्लास होती हैं, एक 5 बजे से 5:40 तक, दूसरी क्लास 6 बजे से 6:40 तक। ये लाइव क्लासें 2 होती हैं जिन्होंने एडमिशन लिया है उनका, ठीक है। और एक कॉमन अपनी ये क्लास 9 बजे होती है सभी की, और एक कॉमन क्लास और आपकी 10 बजे होगी एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में सभी के लिए। तो सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है। और सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे दोस्तों। और जिन भी साथियों को क्रमबद्ध पढ़ना है और ये ऑफर का लाभ उठाना है, बड़ा ऑफर है, सबसे बड़ा, अभी तक के सबसे बड़ा ऑफर है ये कि मात्र 1000 रुपए में आप हिंदी साहित्य को 1 साल तक पढ़ सकते हैं, ट्रिक से पढ़ सकते हैं, विस्तृत पढ़ सकते हैं, टेस्ट लगा के पढ़ सकते हैं। अभी तक का सबसे सस्ता ऑफर, आपको 3000 4000 नहीं देना है, 5000 नहीं देना हमारे किसी भी साथी को, है ना दोस्तों। जितने भी हमारे साथी हैं, इतना अच्छा अध्ययन आपको कहीं नहीं मिलने वाला जितना अपन ने कोर्स में किया है। कि आपको दोस्तों लाइव क्लास हैं और बढ़िया सुविधा कि हर बैच के टेस्ट देने आपको मिलेंगे। कोई रोक टोक नहीं कि सर हम एक बैच वाले में वीडियो नहीं देख सकते या 2 वाले नहीं देख सकते, सब लोग देख सकते हैं। एक बैच वाला 2 का देख सकता है, 2 बैच वाला 1 का देख सकता है, तीसरे बैच वाला भी 2 का देख सकता है, एक दूसरे के टेस्ट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सभी लोग दोस्तों एक दूसरे में सही है, मतलब आपकी जो तैयारी है बहुत बढ़िया तरीके से होगी, है ना। तो यहां पर बढ़िया तरीके से दोस्तों ये ऑफर 2 से 5 मार्च तक का है, जिसमें सभी लोग लें, सभी लोग दोस्तों इसको क्या करें, एडमिशन लें। बढ़िया हमारे उन सभी साथियों से मिले जो इस पेड कोर्स से जुड़े हुए हैं, है ना, उनसे एक बार मिले कि किस प्रकार से आपको आनंद आता है पढ़ने में, है ना। अभी तक जो आपको कभी याद नहीं हुआ वो अब आपको याद होता है ना। तो बिल्कुल, तो ये सारी चीजें आपको दोस्तों, वीडियो को सभी लोग लाइक करें, वीडियो को आपको शेयर करना है मित्रों तक। और जिन भी साथियों को कोर्स में एडमिशन लेना, वो 2 से 5 मार्च के बीच में ले सकते हैं। ऑफर है आपके लिए, इस ऑफर का आप लाभ ले सकते हैं अभी, ठीक है। और ये जो हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज है, ये मात्र 400 रुपए में मिलेगी आपके लिए ये दोस्तों टेस्ट सीरीज, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों हिंदी साहित्य में बढ़िया कोर्स आपके लिए अभी तक का सबसे अच्छा, सबसे सस्ता, है ना। क्योंकि कोर्स मैंने देखे हैं 4-4 हजार 5-5 हजार बच्चों से लिए जाते हैं और मटेरियल भी उनको नहीं मिलता। कई बच्चों के फोन आते हैं कि सर जो आप दे रहे हैं वो ना तो कहीं मिल रहा है, बस क्या करते हैं एडमिशन करवा लेते हैं और क्लासें दे देते हैं, बस रिकॉर्डेड वीडियो दे दिए पढ़ो, है ना। लेकिन यहाँ पर पूरा आपका ध्यान रखा जाता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, कितनी आपकी तरक्की हो रही है और कितना पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, है ना। ये पूरा सिस्टम यहाँ पर एक प्रेशर के साथ आपको दिया जाता है कि आपको इतने दिन में इतना पढ़ना ही है। साथ ही लाइव क्लास के दौरान ट्रिक से आपको पढ़ाया जाता है, प्रयास किया जाता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें याद हो जाए, है ना। और दोस्तों हर संभव, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी सिस्टम हो, जो भी हमें लगता है कि आप लोगों को देना चाहिए वो चीजें हम आपको उपलब्ध करवाते हैं। और निरंतर अपन आपकी तैयारी में भी दोस्तों हम भी सहभागी आपके बनते हैं कि जब भी आपका सिलेक्शन हो तो एक बार हमें भी आप याद करें कि सर ने भी हमारा सहयोग किया था और ऐसा सहयोग किया था जो इस समय में बहुत मुश्किल था। वो सभी साथी हमारे दोस्तों जो 4-5 हजार फीस नहीं दे पाते, है ना, उन सभी साथियों के लिए कोर्स लॉन्च किया गया। सब साथियों के लिए हम भी डटकर आपके साथ मेहनत करते, उतनी मेहनत हम भी करते, उससे डबल मेहनत करते, जितनी मेहनत आप करते हैं उससे डबल मेहनत दोस्तों हम आपके लिए करते हैं, है ना। तो यहां पर आपको निरंतर, और दोस्तों ये सुपर ट्रेड वाले जितने भी हैं कोर्स बिल्कुल पूरा उपलब्ध है, रिकॉर्डेड कोर्स आपके लिए। तो आपके लिए 1 महीने है। अब 1 महीने में दोस्तों आपको कैसे तैयारी करना है वो सारी तैयारी आप कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल 1 साल तक रहेगी इसकी वैलिडिटी, 1 साल तक आराम से पढ़ सकते हो। पढ़ो, आप नेट का तैयारी कर रहे हो, टेट का कर रहे हो, टीजीटी पीजीटी का कर रहे हो, मास्टर कैडर यूकेएलटी किसी भी एग्जाम का कर रहे हो और हिंदी साहित्य आपका सब्जेक्ट है, तो आपको एक कोर्स लेना है बस, है ना। ऐसा कोर्स अपन ने बनाया है कि आपको एक कोर्स लेना है, दूसरा कोर्स नहीं लेना कि आप 3000 यहां दो, 5000 वहां दो, 4000 वहां दो, ये सिस्टम नहीं दोस्तों, है ना। आपको पढ़ाई करना है दमदार तरीके से और एक ही अड्डा पे, है ना। बहुत बढ़िया। तो विनोद कुमार, नीतू जी, अमिता जी, सभी के लिए धन्यवाद साथियों, ठीक है, बिल्कुल।
उत्तराखंड की डेट नहीं आई है, बिल्कुल, है ना। अमिता जी आएगी तो बताएंगे, ठीक है। रीनू जी, श्रीधर मौर्य जी, संतोष जी। तो दोस्तों हम निरंतर आपके लिए प्रयास करते हैं, निरंतर आपके लिए बहुत अच्छे से अच्छा मटेरियल उपलब्ध कराने का प्रयास भी करते हैं, ठीक है, बिल्कुल, है ना। मुकंत जी, और जिन भी साथियों को ये लेना है एडमिशन, वो एडमिशन ले सकते हैं, नीचे नंबर चल रहा है तो संपर्क भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सभी को धन्यवाद, जुड़ें अपने मित्रों तक, सभी को दोस्तों जोड़ें और पढ़ते रहें, ठीक है, बिल्कुल। सभी को धन्यवाद, आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।